सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK एकेडमी। बात करेंगे हम भारत के भूगोल में भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में और ये हमारी क्लास 2 है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की भूगर्भिक संरचना की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत की जो पूरे भारत की भूगर्भिक संरचना को समझने के लिए कि जो भारत के अंदर देखिए विभिन्न तरह की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्थलाकृति है वो पर्वत है। तो पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आखिर पर्वत जो है भारत के अंदर है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। भारत में जो पर्वत है वो विशेषकर मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वतों को वलित पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मोड़दार पर्वत हैं या वलित पर्वत हैं, ये 4 अवस्थाओं में भारत में इनका निर्माण हुआ है। ये कौन कौन सी 4 अवस्था या 4 चरण थे? तो पहला जो चरण था इसके अंदर जो हुआ था, सबसे पहले अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। जैसा कि आपको पता होगा कि अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है। और ये जो पर्वत है प्री कैम्ब्रियन युगीन धारबाड़ी चट्टानों से निर्मित है। अब 2 यहाँ शब्द आए। पहला प्री कैम्ब्रियन युगीन। आखिर ये प्री कैम्ब्रियन युगीन क्या है? देखिए, क्या है कि जो पृथ्वी का पूरा इतिहास है, ठीक है, पृथ्वी का जब से शुरुआत हुई है 13 अरब वर्ष पहले, जब से पृथ्वी बनी है, माफ कीजिएगा, जब से ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मांड के बाद आज से 4 साढ़े 4 अरब साल पहले जब से पृथ्वी बनी है, उस समय से तो आज तक का जो पूरा काल कहलाता है वो उसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो उसको सबसे पहले महाकल्प में बांटा गया है, महाकल्पों को फिर युगों में बांटा गया है, युगों को कल्प में बांटा गया है और फिर अलग अलग इस तरह से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। और तो उनमें से एक युग है प्री कैम्ब्रियन युग, और ये प्री कैम्ब्रियन युग है, ये सबसे पुराना युग माना जाता है। और जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम और विस्तार से समझेंगे। अभी आप इतना समझ लें कि ये प्री कैम्ब्रियन युग जो है पृथ्वी के निर्माण के बाद का सबसे प्राचीन युगों में से सबसे पहले वाले युगों में से एक है प्री कैम्ब्रियन युग। तो ये धारबाड़ चट्टानों से ये निर्मित हुआ। ध्यान दीजिएगा कि ये जो अरावली पर्वत है किस प्रकार की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ, तो धारबाड़। इसी वीडियो में हम धारबाड़ चट्टानों के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। लगातार अपक्षय और अपर्दन के कारण, मतलब जो विभिन्न तरीके से उसका अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, हवा के कारण, पानी के कारण, धूप के कारण, बहुत सारे तरीकों से जो मिट्टी का कटाव होता है, अपक्षय अपर्दन होता है, तो उससे वर्तमान समय में ये एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है उसे समझने के लिए नीचे तस्वीर पर गौर करें। आपने जितने भी अभी तक पर्वत देखे होंगे वो पर्वत इस तरह से ना होकर बल्कि इस तरह से शिखर में होते हैं, लेकिन जिन पर्वतों का ये वाला जो शिखर वाला हिस्सा होता है, ये विभिन्न कारणों से ये वाला जो होता है कट जाता है, अपक्षय हो जाता है, तो पर्वत इस तरह का ये फ्लैट हो जाता है, समतल हो जाता है और ये समतल हो जाता है। इसी तरह के जो पर्वत होते हैं वो अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। ये उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे दूसरे चरण के अंदर कोलोडियन युगीन पर्वतों की उत्पत्ति हुई। ये कोलोडियन जो है पर्वतों का, या कोलोडियन एक युग था। उस युग के अंदर जिन पर्वतों की उत्पत्ति हुई थी उन्हें कोलोडियन युगीन पर्वत कहा जाता है। ठीक है, इस समय भारत के अंदर जो कुड़प्पा भूसन्नति है उससे पूर्वी घाट की उत्पत्ति हुई थी। ध्यान दीजिएगा, कुड़प्पा भूसन्नति बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर ये भूसन्नति क्या होती है इसको हमें थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। देखिए, भूसन्नति उस प्राचीन समय में पर्वतों की जिन स्थानों से उत्पत्ति होती थी वो स्थान क्या होते थे? छिछले पानी में होते। छिछले पानी का मतलब होता है ऐसा बहुत बड़ा सागर या वाटर बॉडी जो कि कम गहरा होता था, उसे कहते हैं भूसन्नति। तो ये कुड़प्पा भूसन्नति से पूर्वी घाट की उत्पत्ति हुई है। बेसिकली ये पूर्वी घाट पर्वत जो है वो पर्वत ना होकर जो प्रायद्वीपीय भारत है उसी का विस्तार है या वही है। हुआ था क्या कि जब हिमालय का निर्माण हुआ था और जब हम टेक्टोनिक प्लेट्स हम पढ़ेंगे और जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत थे उसके अनुसार जब ये 2 प्लेट्स, रशियन प्लेट्स और इंडियन प्लेट्स जब टकराई थी तो वो जो दबाव पड़ा था उससे लास्ट में जाके
पूर्वी घाट का निर्माण हुआ था। मतलब जो पूर्वी घाट के पास की जो जमीन थी या जो भूमि थी वो सागर की जो प्लेट थी, बंगाल की खाड़ी की सागर की प्लेट, उसके नीचे धंस गई थी। उस वजह से बीच का हिस्सा ऊपर उठ गया और पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा चरण जो होता है हर्सिनियन युगीन पर्वतों का निर्माण हुआ। इस काल के अंदर भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों का निर्माण हुआ। दो पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के अंदर। देखिए 3-4 पर्वत तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिमालय, तो इसके बाद हम हिमालय को पढ़ेंगे। उससे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अरावली। अरावली के बारे में आता है, सबसे पुराना, विश्व के सबसे पुराना पर्वत है और वलित पर्वत है। ध्यान दीजिएगा, ये वलित पर्वत है। वलित मतलब मोड़दार पर्वत है। उसी तरह से ये विंध्याचल और सतपुड़ा है, ये मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। तो विंध्याचल सतपुड़ा ये भी वलित पर्वत हैं। तो ये इनका जो विंध्यन भूसन्निधि से इनकी उत्पत्ति हुई है। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य एक भ्रंश घाटी स्थित है जिसमें नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। आखिर भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली क्या होती है, इसको हम समझेंगे। यहाँ पर ऊपर आप चित्र देख सकते हैं। इस चित्र को आप गौर से देखिए। देखिए ये एक भूमि है, एक भूमि ये है। ये भूमि भी कभी इसी के बराबर हुआ करती थी, लेकिन किसी कारण से ये जो हिस्सा था भूमि का नीचे की ओर धंस गया, या फिर इन भूमि का हिस्सा किसी कारण से दोनों का ऊपर उठ गया। तो ये जो बीच का क्षेत्र बना, ये जो कहलाया, ये कहलाता है भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली, जिसमें ये पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हिस्सा था, ये नीचे बैठ गया, इस कारण से ये रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी बन गई। तो ये होती है भ्रंश घाटी। तो इसी कारण से जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है उन्हें भ्रंशित पर्वत या ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन आपने देखा। तो तीसरे चरण में उत्पत्ति हुई थी विंध्याचल की और सतपुड़ा की। चलिए बात करेंगे अब चौथे चरण की। चौथा चरण जो है तृतीयक युग के अंदर ये हुआ था। युग जैसा पहला युग है, दूसरा युग है, तृतीयक युग है। जब हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, महाकल्प क्या होते हैं, युग क्या होते हैं, फिर कल्प क्या होते हैं, तो ये अलग अलग है। उसमें तीसरा युग था, उसमें अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण हुआ और ये सबसे बाद का चरण रहा जब अल्पाइन पर्वतों का निर्माण हुआ। इसमें भारत के अंदर हिमालय की श्रेणियां आती हैं जो नवीन मोड़दार पर्वत है। तो भारत के अंदर अल्पाइन श्रेणी में, और विश्व के पर्वतों में बात करें तो एंडीज है, रॉकीज है। तो ये जो पर्वत है, और भारत का जो है ये अपना हिमालय है, ये जो पर्वत है, विश्व के जितने भी बड़े पर्वत हैं ये नवीन मोड़दार या नवीन वलित पर्वत हैं। मतलब सबसे बाद में बने हैं, सबसे नए पर्वत हैं। तो ये चौथे युग में निर्माण हुआ है। चलिए अब बात करेंगे चट्टानों की या सेल्स की, कि जो भारत के जियोलॉजिकल जो सेल्स हैं उनका किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। देखिए भारत के अंदर प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। पुरानी से पुरानी चट्टानें भी मिल जाएंगी और नई से नई चट्टानें भी भारत के अंदर मिल जाएगी। जहां एक और प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें मिलती है, वहीं दूसरी ओर क्वाटरनरी युग की नवीनतम चट्टानें जो है काप मिट्टी की परतदार निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। जैसे कि प्री कैम्ब्रियन सबसे पुराना युग है और क्वाटरनरी जो है वो सबसे नया युग है। तो ये नई जो चट्टानें हैं ये काप मिट्टी का एक प्रकार होता है, काप मिट्टी, उसकी परतदार निक्षेपों के रूप में, मतलब जिस तरह से लेयर्स होती हैं, लेयर्स जो जम जाती हैं उनके रूप में पाई जाती है। और इन भूतत्व विशेषताओं के कारण भारत के 3 भाग हैं। भारत को 3 भागों में, पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत। ध्यान दीजिएगा, ये जो हिस्सा है भारत का, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ये जो हिस्सा है, इससे नीचे का जो आप देख रहे हैं, यहां से लेके ये जो हिस्सा है पूरा प्रायद्वीपीय भारत के नाम से ही जाना जाता है। क्यों प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीप क्या होता है इसके लिए आपको ये समझना होगा। प्रायद्वीप उस भूमि को कहा जाता है जो 3 तरफ से पानी से घिरी होती है। तो देखिए ये भूमि जो है, इस तरफ भी इसमें पानी है, इस तरफ भी पानी है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरेबियन सी है और नीचे हिंद महासागर। तो 3 तरफ से पानी से घिरी और एक तरफ से जमीन से घिरी हो, वो कहलाता है प्रायद्वीप या पेनिसुलर। तो ये प्रायद्वीप दक्षिण का प्रायद्वीप है। दूसरी है उत्तर का विशाल मैदान। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का ये वाला जो हिस्सा है, ये मैदान है, ये है उत्तर का विशाल मैदान। तो ये दूसरा हिस्सा है। और तीसरा जो हिस्सा है भारत का है उत्तर का, माफ कीजिएगा, ये विशाल पर्वत की बात थी, ये तीसरे नंबर पे विशाल मैदान। विशाल पर्वत की बात करें तो ये जो है, यहां पर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा, ये पर्वत है भारत के। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो उठा हुआ भूमि है, ये पर्वत है। तो इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है, प्रायद्वीपीय भारत, पर्वत और विशाल मैदान। तो 3 हिस्से हैं भारत के। अब इन 3 हिस्सों में चट्टानों की हम देखेंगे कि ये चट्टानों का क्या
क्रम रहा। चलिए अब सबसे पहले भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण को समझेंगे। भारतीय चट्टानों को 4 प्रकार के वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली जो चट्टान है वो आद्य महाकल्प या आर्कियन चट्टान है। तो ये पहला महाकल्प था, सबसे पुराना महाकल्प था। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पहले जो इतिहास है उसको महाकल्पों में, फिर युगों में, फिर कल्पों में बांटा गया। तो आद्य महाकल्प जो था वो पहला महाकल्प था और इसे आर्कियन क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। दूसरा जो कल्प था पुराण कल्प था। तो दूसरी प्रकार की चट्टानें पुराण कल्प की चट्टानें। तीसरी द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें, द्रविड़ियन महाकल्प। और चौथा आर्य महाकल्प की चट्टानें। तो ये 4 विभाजन किए गए हैं जो भारत के अंदर चट्टानें पाई जाती हैं उसमें। फिर इनको फिर अलग अलग भागों में बांटा गया है। इन चारों को देखें कौन कौन से अलग भाग है। जैसे कि बात करें आद्य महाकल्प में, तो आद्य महाकल्प के को 2 भागों में, आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। वहीं पुराण महाकल्प को 2 भागों में, कुड़प्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें। द्रविडियन महाकल्प की 4-5 भागों में बांटा गया है, कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, ये अलग अलग भाग हैं। और आर्य महाकल्प को गोंडवाना और दक्कन ट्रैप में। तो हम इनमें से उन चट्टानों की को विस्तार से पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आर्कियन है, धारवाड़ है, कुड़प्पा है, विंध्यन है, गोंडवाना है और दक्कन ट्रैप है। तो इनको हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो भाग है दक्षिण का प्रायद्वीप पठार। जैसे भारत को 3 भागों में बांटा गया है, दक्षिण का प्रायद्वीप पठार, उत्तर के पर्वत और उत्तर का मैदान। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। देखिए भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा गोंडवाना लैंड क्या है, इसको समझने के लिए आप इस मैप को देखें। इस मैप के अंदर ये विश्व की जो प्राचीन समय की एक ग्लोब है, ये एक नक्शा है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो भाग है ये लोरेशिया है, ये जो भाग है ये है लोरेशिया। उस समय ये हुआ क्या करता था कि विश्व एक ही, जैसे आज 7 महाद्वीप है अलग अलग, उस समय इस तरह से जो महाद्वीप हैं वो एक ही जगह पर स्थित थे और ये अलग अलग इनका फॉर्मेशंस नहीं हुआ था। तो ये जो है ये लोरेशिया है, ऊपर का देखेंगे आप। और लोरेशिया का एक और नाम है अंगारा लैंड। और नीचे का जो भाग है ये है गोंडवाना लैंड। तो ये 2 हिस्सों में बटा, ऊपर का उत्तरी भाग नॉर्थ और नीचे का साउथ। ये साउथ वाला जो भाग था ये गोंडवाना लैंड कहा जाता था। और यहाँ पर ये जो आप देखेंगे ये है यहाँ पर भारत की स्थिति। ये अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये भारत है। और भारत उस समय इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के भी नीचे हुआ करता था। धीरे धीरे जब भारत की स्थिति खिसकी तो भारत ऊपर ऊपर गया और यहाँ जाके भारत मिला। और यहाँ पर मिलने के बाद फिर हिमालय पर्वत और ये सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई। तो ये प्रायद्वीपीय भारत जो है प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। तो ये इस आर्कियन युग की चट्टानों से बना हुआ है और आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। आग्नेय चट्टानें चट्टानों का एक प्रकार होता है। ये आग्नेय चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी जो लावा के रूप में निकलती हैं और सबसे पहली चट्टानें होती हैं। फिर इनका रूपांतरित और कायांतरित चट्टानें, देखिए आग्नेय चट्टानों के बाद अवसादी से फिर कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें बनती है। तो इसका फॉर्मेशन चलता रहता है। जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें भी हम चट्टानों का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो आग्नेय चट्टानें से निर्मित है जो नीस व शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। मतलब इन चट्टानों का रूपांतरण हो गया है, इनका चेंज हो गया इनका फॉर्मेशन। और अब ये किस रूप में मिलती है, नीस के रूप में मिलती है और शिष्ट के रूप में मिलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में विभिन्न प्रकार की चट्टानों के क्रम, हमें ये कम नहीं है क्रम है, विभिन्न प्रकार के क्रम मिलते हैं। चलिए कौन कौन से क्रम मिलते हैं समझते हैं। पहला मिलता है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों को प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो कॉफी कलर का जितना भी भाग आप देख रहे हैं इस नक्शे में वो है आर्कियन क्रम की चट्टानों का। ये कॉफी कलर का जितना भी भाग, भारत के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। देखिए पृथ्वी जब सबसे पहले ठंडी हुई थी तो इन चट्टानों का ही सबसे पहले निर्माण हुआ था जब पृथ्वी ठंडी हुई थी। तो ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं, लेकिन इनका रूपांतरण बहुत अधिक हो गया है, बहुत ज़्यादा इसका चेंज हो गया है और अपने ये वास्तविक रूप को
पूरी तरह से खो चुकी हैं। ये रवेदार चट्टानें हैं। रवेदार का मतलब ये होता है इनके अंदर जो है परत नहीं पाई जाती, क्योंकि लावा निकला और लावा निकल के ठंडा हो गया। जब लावा निकलता है तो क्या होता है कि उसके अंदर परत थोड़ी बनती है, वो तो पूरा इकट्ठा एक साथ निकलता है और एक साथ ही जम जाता है। परत कैसे बनती है कि आज कोई एक चीज यहाँ रखी गई, फिर 1000 सालों के अंदर, ये 500 सालों में फिर उस पर धीरे धीरे जमते जमते एक और परत बन गई, फिर उसके ऊपर एक और परत बन गई। तो ये तो ऐसी विशेषता इसमें थी नहीं, ये तो सीधा एक बार में निकला और जम गया। तो ये जो है रवेदार है और इसके अंदर जीवाश्म का अभाव है। तो जीवाश्म होने का इसके अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जीवाश्म वहां होता है जहां पेड़ पौधे या जंतु बीच में दबे हों, क्योंकि ये परत की कोई इसमें है ही नहीं, तो इसमें जीवाश्म मिलेगा ही नहीं। और ये जो मिलता है नीस के रूप में, ग्रेनाइट के रूप में और शिष्ट प्रकार का ये मिलता है। 3 प्रकार में हमें मिलता है। ग्रेनाइट आपने पत्थर देखा होगा, संगमरमर जिसे कहा जाता है। अब इसका जो विस्तार है वो कर्नाटक, यहां पर आप देखें कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु, ये पूरा तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, ये पूरा की पूरा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार यानी कि झारखंड, और राजस्थान के पूर्वी भाग पर ये स्थित है। राजस्थान का ये पूर्वी भाग है, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा, यहाँ पर भी है, कुछ छोटा सा हिस्सा यहाँ है, ये है। तो ये जो है यहाँ पर ये जो इसका विस्तार है, तो ये पूछा जा सकता है कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा, खासकर प्रायद्वीपीय भारत में इसका विस्तार अधिक है। चलिए बात करते हैं दूसरा जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद जो है इस क्रम की चट्टानों का, आर्कियन क्रम की चट्टानों के प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थे उनका अपर्दन हुआ। अपर्दन मतलब वो टूटी फूटी कटी, और निक्षेपण, निक्षेपण मतलब पानी के साथ या हवा के साथ विभिन्न जगहों पर धीरे धीरे जाके ये जम गई। और जब ये किसी जगह जाके जम गई तो एक परत बनी, फिर दूसरी परत बनी, तो इस तरह से परतदार चट्टानें हैं, अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। इनमें जीवाश्म नहीं मिलता है, इसके अंदर जीवाश्म नहीं मिलता है, क्योंकि ये भी पुरानी चट्टानें हैं। और इन चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी और शिमोगा जिले में हुआ। ध्यान दीजिएगा, खासकर ये जो कर्नाटक का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर, और धारवाड़ जिले के नाम पर ही इन चट्टानों का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ा है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये वहीं पाई जाती हैं जहाँ पर कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती होंगी। देखिए पूर्वी में यहाँ पर कुछ हिस्से में पाई जाती है, राजस्थान का कुछ हिस्सा है, कुछ महाराष्ट्र में जरा सा हिस्सा है, यहाँ पर भी कुछ हिस्से में पाई जाती है, ये है कुछ हिस्सा, ये कुछ हिस्सा है, और यहाँ पर बहुत छोटे से हिस्से में ये पाई जाती है। खासकर हमें ये ध्यान रखना है कि धारवाड़, बेलारी और शिमोगा जिले में ये जन्म हुआ है इनका, और यही सर्वाधिक और सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और यही पूछा जाएगा। ये प्रायद्वीपीय वहायत दोनों भागों में पाई जाती है। अरावली श्रेणियाँ, जैसे कि यहाँ मैंने बताया आपको, ये अरावली श्रेणियाँ बालाघाट के पास, यहाँ पर रीवा, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर इस हिस्से में, आदि क्षेत्रों में, और इसके अलावा लद्दाख, जास्कर और कुमाऊं पर्वत श्रेणियों में भी, यहाँ पर लद्दाख, जास्कर और कुमाऊं पर्वत श्रेणियों में आप देख सकते हैं ये पाई जाती हैं। चलिए अब बात करेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही। ये जो चट्टानें हैं भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चट्टानें हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश की लगभग सभी धातुएं, जैसे सोना निकलता है, मैग्नीज निकलता है, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता, इन्हीं चट्टानों से मिलता है। तो धारवाड़ चट्टानों के बारे में आपको याद रखना है, याद ये रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि जो भारत के अंदर जितनी भी प्राचीन प्रकार की जो धातुएं पाई जाती है वो यहीं से निकलती हैं। खासकर सोना जो निकलता है वो कर्नाटक के क्वार्ट्ज चट्टानों का प्रकार होता है, और उनकी अधिकता होने के कारण कोलार और मारवाड़ की घाटियों में मिलता है। यहाँ पर ये मिलता है। वही जो लोहा है, लोहा देखें झारखंड में मिलता है, तो ये देखिए झारखंड का हिस्सा यहाँ लगा हुआ है। उसके अलावा उड़ीसा में मिलता है, तो ये उड़ीसा का हिस्सा यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला उड़ीसा में मिलता है। गोवा में मिलता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये कर्नाटक का, ये छत्तीसगढ़ का, तो ये यहाँ पर, और यहाँ मध्य प्रदेश। तो ये हिस्से में जहाँ जहाँ ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है वहाँ पर लोहा मिलता है खासकर, और सोना मिलता है। उसके अलावा मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, क्रोमियम, ये तो मिलता है इन्हीं चट्टानों से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी काल में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। ये धारवाड़ क्रम की जब चट्टानें बनी थी तो इसी समय अरावली पर्वत भी इस समय बना था। सबसे पुरानी चट्टानें ये हैं, और मोड़दार पर्वतों के रूप में इसका निर्माण हुआ था, बाद में समतल हो गया, और विश्व की सबसे पुराने मोड़दार पर्वत अरावली पर्वत हैं। चलिए
बात करेंगे दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के अंदर ही कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका निर्माण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ। ध्यान दीजिएगा, एक के बाद एक सीरीज चल रही है। सबसे पहले जो है जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो प्री कैम्ब्रियन चट्टानें या आर्कियन चट्टानें, आर्कियन चट्टानों के निक्षेपण से बनी धारवाड़ क्रम की और धारवाड़ से बनी कुड़प्पा की। तो ये कुड़प्पा धारवाड़ क्रम की चट्टानों के निक्षेपण से हुआ। ये अपेक्षाकृत कम रूपांतरित हुई है, परंतु फिर भी इनके अंदर जीवाश्म का अभाव है, मतलब इनमें इतना ज्यादा रूपांतरण नहीं हुआ है। नामकरण, ये जो नामकरण हुआ है आंध्र प्रदेश का जो कुड़प्पा जिला है उसके नाम पर इनका नाम कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पड़ा। तो ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये कुड़प्पा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम कुड़प्पा पड़ा है। चलिए, ये चट्टानें जो मिलती हैं आपको आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेंगी। तो ये देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ मिलती है। उसके अलावा छत्तीसगढ़, तो आप मैप में देखेंगे छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। फिर राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर देखेंगे आप, ये राजस्थान का ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी ये पाई जाती है। उसके अलावा ये जो है शेल, क्वार्टजाइट, प्लेट और चूने पत्थर की चट्टानों के रूप में मिलती हैं। तो इसमें जो चट्टानें मिलती हैं ये चूने पत्थर की चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं। तो इंपॉर्टेंट है चूने की पत्थर। और ये जो चट्टानें हैं धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टि से वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। लेकिन इनके अलावा दूसरे नंबर पर आती है कुड़प्पा। इनमें लोहा मिलता है, मैग्नीज मिलता है, और ये जो मिलता है कुड़प्पा जिले से और कर्नूल जिले से प्राप्त होता है। इसके अलावा एस्बेस्टस, टाल्क, संगमरमर, रंगीन पत्थर, ये भी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से ही मिलता है। चलिए, बात करें विंध्यन क्रम की चट्टानों की, तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो कुड़प्पा चट्टानों के बाद बनी, और इनका नाम जो है विंध्याचल के नाम पर पड़ा। और ये परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ। मतलब ये जो चट्टानें थी, जैसे प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें थी, उसके बाद आई हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें आई, फिर उसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आई। तो इन चट्टानों के जो कटाव हुआ, फिर वो जल के साथ मिली, पानी के साथ मिली, और पानी के साथ मिलकर ये एक जगह धीरे धीरे इकट्ठा हुई, और उस इकट्ठा होने से इनका निर्माण हुआ। ये चट्टानें जो है पूर्व में बिहार का सासाराम नामक स्थान है, यहाँ पर देखेंगे बिहार का सासाराम जो करके एक जिला है, रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक, यहाँ तक ये चित्तौड़गढ़ तक जाती है। तो एक आर्क यानी कि चांद प्रकार का ये बन जाता है। उसके अलावा उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक, यहाँ से लेकर कुछ हिस्सों में यहाँ भी पाई जाती है ये। तो यहाँ पर होशंगाबाद तक ये पाई जाती है। तो यहाँ पर ये मिलती है, और कुछ हिस्से में ये नीचे की तरफ भी ये प्राप्त होती है। इसके अंदर जो मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट वो मिलता है चूने का पत्थर, और चूने का पत्थर जो मिलता है सीमेंट उद्योग का आधार है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हिस्सा है, यहाँ पर सतना, कटनी, ये वाला मध्य प्रदेश के अंदर हिस्सा है, यहाँ पर जो सीमेंट कारखाने हैं वो इसी के कारण है। इसके अलावा इससे बलुआ पत्थर मिलता है जो लाल रंग का होता है, इमारतों के निर्माण में काम आता हो। यदि आपने सांची का स्तूप देखा हो, लाल किला देखा हो, या जामा मस्जिद देखी हो, या आगरे का लाल किला देखा हो, या दिल्ली का लाल किला देखा हो, ये सब के सब, या फतेहपुर सीकरी की भवन देखे हो, ये सब के सब इसी जो विंध्यन क्रम की चट्टानों से निकलने वाले जो पत्थर है, बलुआ पत्थर, उसी से ये बने हुए हैं। इसके अलावा इसमें चीनी मिट्टी मिलती है, जबलपुर के आसपास देखेंगे चीनी मिट्टी मिलती है, फायर क्ले मिट्टी या अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी भी इसके अंदर से हमें प्राप्त होती है। इन चट्टानों से ही पन्ना और गोलकुंडा के अंदर हीरे प्राप्त होते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर है और गोलकुंडा देखेंगे आप, तो ये गोलकुंडा आंध्र प्रदेश के अंदर, ये नीचे की तरफ है। तो गोलकुंडा और पन्ना से यहाँ पर क्या मिलते हैं, हीरे मिलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब बात करते हैं जो 5वें नंबर पर है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करें तो ये भी परतदार चट्टानें हैं, और इनका निर्माण हुआ कार्बोनिफेरस युग में, और जुरासिक युग और कार्बोनिफेरस युग के बीच में हुआ। जब हम विस्तार से पढ़ेंगे विश्व के भूगोल का, उस समय कार्बोनिफेरस, जुरासिक युग, क्वार्टनरी, ये सारे युगों को हम पढ़ेंगे। तो इन युगों के बीच में इसका निर्माण हुआ। ये वो समय था जब सबसे पहले जो जीव थे वो धरती पर आए थे। इससे पहले कोई जीव धरती पर नहीं आए थे। तो इसमें मछलियों और रेंगने वाले जीवों के अवशेष इन चट्टानों में हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिल जाते हैं। और ये जो चट्टान है कोयले के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये गोंडवाना चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। और गोंडवाना चट्टानें फेमस है सबसे ज़्यादा कोयले के लिए।
इनका जो निर्माण है वो घाटियों में एकत्रित होने वाले पदार्थों से हुआ। तो ये नदियों की जो घाटियां थी वहां पर जो पदार्थ एकत्रित हुए उनसे इन चट्टानों का, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। दामोदर नदी, महानदी और गोदावरी उसकी सहायक नदियां। देखिए यहाँ पर बहती है दामोदर नदी, यहाँ बहती है गोदावरी, यहाँ बहती है महानदी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नदियां और उसकी सहायक नदियों कच्छ, गाठियावाड़ और पश्चिम राजस्थान में इन चट्टानों को सर्वोत्तम रूप इनका मिलता है। और ये जो फेमस है सबसे ज्यादा, ये फेमस है कोयले के लिए। तो कोयला इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं दक्कन ट्रैप की। दक्कन ट्रैप, इनका निर्माण जो है मेसोजोइक महाकल्प से लेकर क्रिटेशियस कल्प के अंदर इनके बीच में इसका निर्माण हुआ है। इस समय विदर्भ क्षेत्र में, विदर्भ जो है महाराष्ट्र का ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, ये विदर्भ कहलाता है। तो विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से, मतलब ज्वालामुखी फूटा, ज्वालामुखी के फूटने से वहां लावा निकला और उस लावा से लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये आच्छादित हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ यहाँ पर आपको मिलेगा, इसके अलावा और ये पूरी भारत में कहीं मिलेगी। यहाँ पर जो लावा फूटा और लावा फूटने के बाद ये चारों तरफ फैल गई, तो बीच में इसमें कोई दरार नहीं मिलती, सभी जगह ये पूरा एक तरह से आच्छादित हुआ। ये बेसाल्टिक लावा का जमाव यहाँ पर मिलता है। तो बेसाल्टिक लावा या बेसाल्ट पत्थर, यहाँ से बेसाल्ट नामक पत्थर यहाँ पर मिलता है। ये जो प्रदेश कहलाता है दक्कन ट्रैप, ये पूरा के पूरा प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। इसके अंदर महाराष्ट्र लगभग पूरा आ जाता है। उसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश इसमें शामिल है। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी कुछ कुछ क्षेत्रों के अंदर ये फैला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ छत्तीसगढ़ में आ गया, कुछ यहाँ झारखंड के अंदर थोड़ा सा हिस्से में चला गया, ये तमिलनाडु के अंदर भी कुछ थोड़े हिस्से में ये पाया जाता है। चलिए बात करते हैं उत्तर की विशाल पर्वतमाला की। 3 भागों में जैसे बांटा था, तो हमने अभी प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ा। उत्तर की विशाल पर्वतमाला की बात करें तो इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। कोबर एक व्यक्ति हुए हैं, एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक भूसन्नति सिद्धांत दिया है। बेसिकली ये भूसन्नति सिद्धांत कहता है कि पर्वतों का निर्माण आखिर कैसे हुआ, ये उसके बारे में बताता है। तो उत्तर की विशाल पर्वतमाला के बारे में हम देखेंगे। ये जो कोबर साहब थे, उन्होंने कहा कि भूसन्नति को पर्वतों का पालना इन्होंने नाम दिया, क्रेडल ऑफ माउंटेन। इन्होंने कहा कि जो भूसन्नतियां होती हैं वो पर्वतों का पालना है। देखिए ये जो होती है भूसन्नति क्या होती है, हमें इसको समझना पड़ेगा कि वे लंबे, सकरे और छिछले जलीय भाग हैं। ये लंबे होते हैं, सकरे होते हैं। लंबे मतलब लंबे तक चले जाते हैं, सकरे मतलब बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं होते, और छिछले मतलब कम गहरे होते हैं। तो ये जो भाग हैं, और उनके अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी। इस चित्र में आप देखेंगे तो ये टेथिस सी या टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। ये जो हिस्सा है, ये इसके हिस्से की बात कर रहे हैं, जो उत्तर की अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। ये है उत्तर का अंगारा लैंड या लौरासिया, और नीचे का ये गोंडवाना लैंड। तो इसको ये जो हिस्सा था ये अलग करता था। इन दोनों के अवसाद मतलब देखिए नदियां उस समय भी बहती थी, इससे भी नदियां बहती थी और इनसे भी नदियां बहती थी। तो नदियां जो बहती थी वो अपने साथ यहाँ के काट के, इनके जो पदार्थ है उनको तोड़ तोड़ के, काट पीट के यहाँ पर लेकर आती थी। तो ये इसने क्या किया, दोनों तरफ से जो अवसाद पदार्थ थे वो टेथिस भूसन्निधि में जमा होते रहे। धीरे धीरे नदियां इसको फिल करती रही और इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा। अवतलन होने का मतलब है कि ये जो अवसाद, ये जो पदार्थ हैं, जो मिट्टी के कटाव थे, ये इस जगह पर नीचे तल में बैठना स्टार्ट हो गया, इसके नीचे पहुंच गए तलों में, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियां दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न हुआ और हिमालय श्रेणियों का निर्माण हुआ। उससे क्या हुआ कि यहाँ पर दबाव बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर के बाद फिर वो जो हिमालय पर्वत श्रेणी के रूप में हमें दिखाई देता है। ये इनकी एक थ्योरी थी कोबर महाराज की या कोबर साहब की। तो चलिए अब हम समझते हैं उत्तर की विशाल पर्वतमाला के अंदर हिमालय जो पर्वत है वो एक बहुत युवा पर्वत है, जिसका निर्माण अभी भी समाप्त नहीं हुआ, मतलब ये अभी भी चल रहा है। हिमालय पर्वत में आने वाले भूकंप, हिमालय नदियों के जो
मार्ग है वो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं और पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से लेकर 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील के निक्षेप, जिन्हें करेवा भी कहा जाता है, ये बताते हैं कि हिमालय के उत्थान अभी भी जारी हैं और ये इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ। लगातार यहाँ बहुत सारे, आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले नेपाल में बहुत भयंकर भूकंप आया था। उसके अलावा जो हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं वो कम पुरानी है, तो ये अपना लगातार मार्ग बदलती रहती हैं। जैसे गंगा नदी को आप देखेंगे उसने मार्ग परिवर्तित किया है, तो बहुत सारी नदियों ने, कोसी, घाघरा, ये सब अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती हैं। तो ये शो करता है कि अभी भी जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। चलिए उत्तर के विशाल मैदान की हम बात करते हैं। तो ये नवीनतम भूखंड है, ये वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसकी हम बात कर रहे हैं। ये क्या है? नवीनतम भूखंड है जो हिमालय की उत्पत्ति के बाद बना। टेथिस भूसन्नति के निरंतर सकरा और छिछला होने और हिमालय और दक्षिण भारतीय नदियों द्वारा जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये जो, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से आके टकराया था, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से आके टकराया, यहाँ से आके टकराया, यहाँ जो थी यूरेशियन प्लेट थी, तो इसके बीच में ये जगह खाली थी। यहाँ की जो नदियाँ आती थी इसमें मिलती थी, यहाँ की जो नदियाँ आती थी हिमालय की नदियाँ वो इसमें मिलती थी, और धीरे 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 फिलअप करके ये मैदान बना है। यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या आपने उत्तर प्रदेश में देखा हो तो आप देखेंगे वहाँ पर जो ज़मीनें पूरी तरह से समतल है, एक छोर से दूसरे छोर तक आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में अगर आप रहते हैं तो यहाँ ऊबड़ खाबड़ आपको घाटियाँ मिलती हैं, पहाड़ियाँ मिलती हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घाटियाँ आपको, पहाड़ियाँ आपको नहीं मिलेंगी। खासकर मैदानी क्षेत्र में यहाँ बहुत समतल जमीन आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये पानी के द्वारा जो धीरे धीरे मिट्टियाँ, कंकड़, पत्थर ये जमाए गए, उसके द्वारा ये पूरा का पूरा बना हुआ है। और इसका पुराना भाग या पुराना जलोढ़ है वो बांगर कहलाता है और नया जलोढ़ जो कहलाता है खादर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बांगर और खादर क्या होते हैं? ऐसा मतलब जो नदियाँ होती है वो अपने साथ जो चीज़ें बहाकर लाती हैं, वो जमा देती हैं, उसको जलोढ़ कहते हैं। तो ऐसे भाग जिसको नदियों ने बहुत पुराने समय में जमा दिए और वहाँ पर अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, वो कहलाता है बांगर। और जहाँ हर साल बाढ़ आती है और फिर जो मिट्टी जमती है उसे कहते हैं खादर। हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लग रहा है। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।